फ्रेंड, मैं सजाब सर आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद सर डिफेंस क्लासेस में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि उनको भी फ़ायदा हो। और आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करते हैं तब भी आपको सबसे पहले इसकी नॉलेज हो जाए। और अगर आप ये चाहते हैं कि ये टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो जाए तो आप वीडियो को पूरा देखें। और यही लेक्चर नहीं, जितनी भी लेक्चर के हमने वीडियो अपलोड किए हैं वो सभी वीडियो आप पूरा देखें, जिससे कि आपको ये चैप्टर एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के अब तक हमने 2 लेक्चर अपलोड कर चुका। आपका ये हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर 3 है। और याद रखिए, लेक्चर नंबर 1 में मैंने सिंपल थर्मामीट्री की बात की थी, सिंपल टेम्परेचर के बारे में डिस्कस किया था। और दूसरे लेक्चर में भी लगभग थर्मल एक्सपेंशन की बात किया था मैंने, जिससे कि आपको वो दो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो वो दो टॉपिक से आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। आज मैं लेक्चर नंबर 3 में आपको हीट के बारे में बताऊंगा, और हीट की एक्चुअल शुरुआत लेक्चर नंबर 3 से ही शुरू होता है। अब एक बात समझिए कि हीट जो है वो क्या होता है, हीट में क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, हीट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ मैं आपको डिस्कस करूँगा। आपको याद होगा कि मैंने पहली क्लास में आपको हीट के बारे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया था कि हीट क्या होता है। अब समझिए हीट क्या होता है, इसके बारे में मैं पहली क्लास में ही बताया था। चलो एक बार और आपको हीट के बारे में बता देता हूँ। हीट क्या होता है इसका डिस्कशन कर लेता हूँ। हीट जो मैंने आपको बताया था, हीट वो क्या था, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ध्यान रखिएगा, हीट क्या है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बताया मैंने कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और एक चीज़ और होता है कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड हीट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी। इट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी। ध्यान रखिएगा, ये एक ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी का मोड है, ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी। याद रखिए, मैंने आपको हीट के बारे में बताया कि हीट क्या होता है। हीट एक एनर्जी का फॉर्म होता है और इससे ये एक तरीके से ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी का मोड है, जिससे एनर्जी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर ट्रांसमिट किया जा सकता है। अब याद रखिएगा, अब हीट की एनर्जी हीट की यूनिट की बात करता हूं मैं। हीट की कौन कौन सी यूनिट होती है इसका डिस्कशन कर लेता हूं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले एसआई यूनिट जो होती है हीट की, एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट जो हीट की होती है वो जूल होती है। मैंने सिंपल लिख दिया, ये पहली क्लास में ही मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर से डिस्कस करता हूँ। एसआई यूनिट जूल होता है। और सीजीएस यूनिट जो होती है, सीजीएस यूनिट कैलोरी होती है। ध्यान रखिएगा, कैलोरी हीट की सीजीएस यूनिट होती है। क्वेश्चन आ गया कि बताओ कि हीट की एमकेएस यूनिट क्या होती है, तो मैंने यहाँ पर वो भी लिख दिया। एमकेएस यूनिट जो होती है हीट की वो होती है किलो कैलोरी। ध्यान रखिएगा, एमकेएस यूनिट जो होती है किलो कैलोरी होती है। और 1 किलो कैलोरी बराबर होता है, लिख दिया मैंने, 1 किलो कैलोरी बराबर 10⁻³ कैलोरी। ये मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको डिफरेंट यूनिट की बात की। और भी यूनिट होती हैं हीट की, तो याद रखिए हीट की अदर यूनिट होती है 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट। देखिए BTU लिख दिया मैंने। 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट जो होता है वो होता है 1055 जूल के बराबर। ये हीट की यूनिट है जो कि ब्रिटेन में यूज होता है, जो कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट के नाम से जाना जाता है।
मैं यहाँ आपको CGS यूनिट जो कैलोरी बताया था उसमें एक चीज़ बता देता हूँ कि 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल, और इसी को हम लोग अप्रॉक्सीमेशन में लिखते हैं 4.2 जूल। तो ध्यान रखिए ये 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल आपको मैंने बताया। तो ये याद रखना है आपको कि SI यूनिट में जो जूल होता है उसको हम CGS यूनिट के कैलोरी से कंपेयर कर सकते हैं, जो कि आपको साफ साफ दिख रहा है। अब हीट की डायमेंशन की बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा जो हीट की डायमेंशन होती है वो सेम एनर्जी की होती है, सेम वर्क की होती है, और वो क्या होता है ml/T पे -2। ध्यान रखिएगा सेम वैसा ही डायमेंशन यहाँ पर होता है। याद रखिएगा हीट जो है हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर ट्रांसफ़र होती है। हीट जो होता है हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि हीट किन किन बातों पर डिपेंड करता है, हीट किस बात पर डिपेंड करता है। तो हीट को प्रोड्यूस करने के 2 तरीके मैंने आपको पहली क्लास में बताए थे, और वो 2 तरीके थे। पहला तरीका था हीट प्रोड्यूस बाय चेंज इन टेम्परेचर, ये पहला तरीका था, आपको मैंने पहली क्लास में बताया था। और दूसरा तरीका था बाय चेंज ऑफ स्टेट। तो अभी हम पहले तरीके की बात करते हैं, हीट प्रोड्यूस बाय चेंज इन टेम्परेचर। अब याद रखिए यहाँ चेंज इन टेम्परेचर की बात कर रहा है, तो सबसे पहले चेंज इन टेम्परेचर में आपको ध्यान देना है कि क्या क्या होता है, हीट किन बातों पर डिपेंड करता है। तो इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ। मान लो एक ब्लॉक है यहाँ पर और दूसरा ब्लॉक यहाँ पर है, और याद रखिएगा एक ब्लॉक यहाँ पर दूसरा ब्लॉक यहाँ पर, और दोनों के मास दिए हुए हैं। मान लो इसका मास 10 किलोग्राम है और इसका मास 15 किलोग्राम है, और दोनों में टेम्परेचर चेंज जो है वो सेम लेते हैं। मान लो इसका टेम्परेचर चेंज हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं और इसके टेम्परेचर चेंज को हम 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर दोनों के मास सेम है, मास अलग अलग है, तो टेम्परेचर इसका 20 ले लिया और इसका भी 20 ले लिया। अब आपसे पूछेगा कि बताओ किसमें हीट ज़्यादा देना पड़ेगा, किसमें हीट टेम्परेचर चेंज करने के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज करने के लिए ज़्यादा देना पड़ेगा। तो समझिएगा आप, तो याद रखिएगा आप, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। हीट किस बात पर डिपेंड करता है, हीट मास जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हीट देना पड़ेगा टेम्परेचर चेंज करने के लिए। तो पहला है हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी, तो याद रखिएगा हीट मास पर डिपेंड करता है। और दूसरा मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। दूसरा, एक बॉडी ये है और दूसरा बॉडी ये है, दोनों के मास सेम है, ये 10 kg और ये भी 10 kg। मान लो इसका टेम्परेचर हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है और इसका 40 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है। तो ध्यान दीजिए दोनों के मास सेम है, तो जिसमें ज़्यादा टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा उसमें ज़्यादा हीट देना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है इसमें हीट ज़्यादा देना पड़ेगा, इसलिए हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी कर सकते हैं। तो देखा आपने हीट 2 बातों पर डिपेंड करता है, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M और Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। अब इन दोनों को एक साथ लिया मैंने, और एक साथ जब लिया तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M डेल्टा T, और प्रोपोर्शनलिटी हटता है, एक कांस्टेंट आता है Q इक्वल टू CM डेल्टा T। याद रखिएगा ये मेन फार्मूला है हीट का, जो कि आपको दिख रहा है।
यहाँ आपको दिख रहा होगा C जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, लिख दिया मैंने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये है आपका C की वैल्यू, C जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पर। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आता है जो कि आपके स्क्रीन के सामने दिखा हुआ है। व्हाट इज यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आप देखो अब ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन में जूल किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, बी ऑप्शन में जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड और किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड पर जूल, नन ऑफ दी। अब देखिए इसका सलूशन कैसे करते हैं उसकी बात हम कर लेते हैं। इसका सलूशन है, ध्यान रखिएगा कि Q इक्वल टू CM डेल्टा T आपके पास फार्मूला होता है। अब C की यूनिट निकालनी है तो जिसकी यूनिट निकालो उसी के लिए इक्वेशन को सॉल्व कर दो। C इक्वल टू Q अपॉन M डेल्टा T, और Q की यूनिट होती है जूल पर M की यूनिट kg और डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान से देखिए अब कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन हो गया। इस तरीके से आपने सॉल्व किया और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से एक और कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। इस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा कि इस तरीके से क्वेश्चन आता है, द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट J एज। तो याद रखिएगा मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्या होता है, तो याद रखिए मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट J इक्वल टू W अपॉन Q। मतलब W वर्क डन है और Q हीट है, तो ये फार्मूला जो होता है वो मैकेनिकल इक्विवेलेंट का फार्मूला है W इक्वल टू JQ, W इक्वल टू JQ। और ये होता क्या है एक्चुअली, ये एक कन्वर्जन फैक्टर होता है। ध्यान रखिएगा ये एक कन्वर्जन फैक्टर है, ये एक कन्वर्जन फैक्टर है क्योंकि ये एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने का फार्मूला है जिसे हम कहते हैं कि कन्वर्जन फैक्टर। आपको मैंने फार्मूला बताया Q इक्वल टू CM डेल्टा T। ये फार्मूला था हीट का, हीट बाय चेंज इन टेम्परेचर का फार्मूला Q इक्वल टू CM डेल्टा T जो कि आपको दिख रहा है। अब C इसमें है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो सबसे पहले मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात कर लेता हूँ। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दो टाइप का होता है। ध्यान रखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दो टाइप का होता है। पहला जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है और दूसरा है मोलर स्पेसिफिक हीट। पहला है ग्राम स्पेसिफिक हीट, दूसरा है मोलर स्पेसिफिक हीट। तो सबसे पहले आपको ग्राम स्पेसिफिक हीट का जो फार्मूला है वो यहाँ लिख देता हूँ। C इक्वल टू Q अपॉन M डेल्टा T, जो ये फार्मूला है वो ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का है, ग्राम स्पेसिफिक हीट का है। अब इसकी यूनिट भी पूछ सकता है, तो इसकी यूनिट होती है, ध्यान से देखिए यूनिट इसका अभी थोड़ी देर पहले बताया था जूल पर kg डिग्री सेंटीग्रेड। और इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हो आप। डायमेंशन के लिए इसका डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हो यहाँ से। तो डायमेंशन ऑफ C बराबर डायमेंशन ऑफ Q अपॉन डायमेंशन ऑफ M इंटू डायमेंशन ऑफ डेल्टा T। तो अब यहाँ से लिखोगे Q का डायमेंशन जो होता है वो mL2T पे -2 अपॉन K का M होगा, kg का M होगा, डिग्री सेंटीग्रेड का थीटा होगा, लिख दिया मैंने। और इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करोगे तो M से M गया, बचा क्या L2T पे -2 थीटा पे -1। ये हो गया आपका डायमेंशन। अब मैं आपको मोलर स्पेसिफिक हीट की बात करता हूँ, तो याद रखिएगा मोलर स्पेसिफिक हीट बराबर कैपिटल M इंटू ग्राम स्पेसिफिक हीट। याद रखिएगा मोलर स्पेसिफिक हीट इक्वल टू कैपिटल M इंटू ग्राम स्पेसिफिक हीट। मतलब कि M जो है, अब कहोगे M क्या है, तो M है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। याद रखिएगा ये मैंने आपको बताया
ग्राम स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट। ही स्पेसिफिक हीट दो टाइप के, ग्राम स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट। ग्राम स्पेसिफिक हीट की बताया, अब आपसे यहाँ पर यूनिट पूछ सकता है मोलर स्पेसिफिक हीट का। देखिए यहाँ की यूनिट में जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड था और यहाँ की यूनिट में यूनिट ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट इक्वल टू लिख दिया मैंने सिंपल, यहाँ m के जगह पे मोल आ जाएगा, जैसे यहाँ यहाँ पर किलोग्राम था, यहाँ पर मोल होगा, तो होगा क्या, जूल पर मोल केल्विन लिख दिया मैंने, या डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि डेल्टा टी जो होता है, डेल्टा टी याद रखिएगा, डेल्टा टी जो होता है वो उसकी यूनिट जो होती है वो डिग्री सेंटीग्रेड में भी वही होगी, केल्विन में भी वैल्यू वही होगी, दोनों में वैल्यू सेम होगी, डेल्टा टी सेंटीग्रेड और केल्विन। अब आप कहोगे कि ये कहाँ से निकालेंगे, तो याद रखिए हमने आपको कन्वर्जन फार्मूला बताया था फ्रॉम वन स्केल टू अनदर, वो था C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 इक्वल टू K माइनस 273/5। इस तरीके से फार्मूला था, आपने देखा था कि इस तरीके से फार्मूला मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर आपसे इसके चेंज इन टेम्परेचर की बात करेगा, तो चेंज इन टेम्परेचर के लिए डेल्टा C/5 इक्वल टू डेल्टा F/9 इक्वल टू डेल्टा K/5। तो ध्यान से देखो, जो डेल्टा C/5 है वही डेल्टा K/5 है, इसलिए डेल्टा C और डेल्टा K दोनों सेम आता है, जबकि डेल्टा F में डिफरेंट होता है, जो कि मैंने आपको तरीका बताया कैसे हम निकालते हैं। अब जनरली हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करते हैं। सबसे पहले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर सॉलिड। ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर सॉलिड की बात करेंगे तो सॉलिड में जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो जनरली हम लोग कांस्टेंट मानते हैं, और इस पर कई लोगों ने अपना अपना कंसेप्ट दिया था। जैसे कि मैं आपको लिख देता हूँ कौन कौन इस पर अपना कंसेप्ट दिया है। तो सबसे पहला कंसेप्ट डुलोंग एंड पेटिट लॉ, डुलोंग एंड पेटिट ने दिया था, और दूसरा लॉ जो दिया था वो था डीबाइस लॉ। ये दो लोगों ने आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर सॉलिड के कंसेप्ट दिए थे। तो हम डुलोंग एंड पेटिट लॉ के बारे में बात कर लेते हैं। डुलोंग एंड पेटिट ने क्या बोला था? डुलोंग एंड पेटिट ने, अकॉर्डिंग टू डुलोंग एंड पेटिट, आप कह सकते हो कि जो मोलर स्पेसिफिक हीट होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर सॉलिड, मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर सॉलिड के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट लगभग 3R के बराबर होता है, और ये लगभग 6 कैलोरी पर मोल केल्विन के बराबर होता है। अगर हम इसको SI सिस्टम में लिखें तो 25 जूल पर मोल केल्विन। याद रखिएगा, ये डुलोंग एंड पेटिट ने बताया था मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर सॉलिड, और ये लगभग सभी सॉलिड के लिए कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पे R क्या है? R जो है वो कहलाता है, लिख दिया मैंने, R है वेयर R इज गैस कांस्टेंट। याद रखिएगा, R क्या है? गैस कांस्टेंट है, और गैस कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो 2 कैलोरी पर मोल केल्विन होती है। और अगर SI में लिखें तो 8.31 जूल पर मोल केल्विन होती है। आइस के लिए अगर कोई पूछता है कि बताओ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा, तो लिख दिया मैंने स्पेसिफिक हीट फॉर आइस। याद रखिएगा, आइस के लिए स्पेसिफिक हीट क्या होता है? आइस के लिए वो लिख दिया मैंने 1/2 कैलोरी पर मोल कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ये मैंने आपको बताया आइस के लिए स्पेसिफिक हीट फॉर आइस। साफ आपको दिख रहा होगा, मैंने आइस के बारे में बताया। अब मैं स्पेसिफिक हीट फॉर कैपेसिटी फॉर सॉलिड की बात की, अब हम इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर लिक्विड बात कर लेते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर लिक्विड, स्पेसिफिक हीट
स्पेसिफिक हीट फॉर लिक्विड। लिक्विड में अभी एक बात याद रखिएगा कि इसमें भी लगभग कांस्टेंट होता है, और अब तक नॉन सॉलिड एंड लिक्विड में सबसे ज्यादा नॉन सॉलिड एंड लिक्विड में, सॉलिड और लिक्विड दोनों याद रखिएगा, नॉन सॉलिड और लिक्विड में सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट होता है, मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर वाटर। याद रखिएगा नोन, जितना अब तक नोन है उसमें सबसे ज़्यादा जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है वो वाटर के लिए होता है, और वाटर के लिए C की वैल्यू होती है 1 ग्राम पर डिग्री पर 1 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, 1 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, और इसकी वैल्यू होती है 1 जूल नहीं 1 कैलोरी, क्योंकि हम CGS में लिख रहे हैं तो 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड लिख दिया मैंने, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। और ये किसके बराबर होता है 4200 के जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। ये वैल्यू होती है स्पेसिफिक हीट फॉर वाटर। अब तक नॉन सॉलिड और लिक्विड में सबसे ज़्यादा इसी की होती है। अब आप कहोगे इसका क्या मतलब हुआ, तो याद रखिएगा कि जिसका स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होता है वो ज़्यादा टाइम लेता है हीट होने के लिए और ज़्यादा टाइम लेता है कि ठंडा होने के लिए। लिख दिया मैंने टेक मोर टाइम फॉर हीट एंड कूल। याद रखिएगा कूल होने के लिए और हीट होने के लिए ज़्यादा टाइम लेता है। टेक मोर टाइम फॉर हीट एंड कूल, याद रखिए वो किससे, और सभी सॉलिड और लिक्विड के कंपेयर में। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसका डिस्कशन हम कर लेते हैं, और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन में वाटर इज यूज्ड टू कूल रेडिएटर ऑफ इंजन बिकॉज, पहला ऑप्शन है ऑफ इट्स लोअर डेंसिटी, दूसरा ऑप्शन है ऑफ इट्स इजीली अवेलेबल, तीसरा ऑप्शन है इट इज चीप, और चौथा ऑप्शन है इट हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर है वो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वाटर का जितने अब तक नॉन सॉलिड और लिक्विड हैं सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट किसका होता है, वाटर का होता है, और वो उतना ही टाइम लेता है गर्म होने में भी, उतना ही टाइम लेता है ठंडा होने में भी। इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा डी ऑप्शन, करेक्ट होगा इसका डी ऑप्शन। मतलब इट हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट, ये आंसर आपका हो गया। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन किस टाइप से आता है, इस पे यहाँ पर दिख रहा है हाउ मच हीट एनर्जी गेन्ड व्हेन 5 किलोग्राम ऑफ वाटर, मतलब मास दिया हुआ है वाटर का 5 kg, और वाटर का स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है C की वैल्यू 4200 जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। अब याद रखिएगा ये मास दिया है और C की वैल्यू दिया हुआ है। अब आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, डेल्टा T की। तो याद रखिए कहाँ तक ले जाना है, बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाना है, और कहाँ से 20 डिग्री सेंटीग्रेड से। तो याद रखना होगा आपको बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो 100 - 20 ये आपका हो गया आपका 80 डिग्री सेंटीग्रेड डेल्टा T हो गया। अब कौन सा फार्मूला यहाँ लगेगा, Q = mc डेल्टा T, और ये तीनों वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे 5 इंटू, देखो सबको एक ही यूनिट में मैंने रखा, इसको केजी में रखा, इसको भी MSI में रखा, और यहाँ देखो डिग्री सेंटीग्रेड नीचे है, ऊपर भी डिग्री सेंटीग्रेड रहने दिया, और चेंज इन टेम्परेचर में तो केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड सेम होता है, इसलिए हमने उसको उसी में रहने दिया। अगर ये सेम ना होता तो इसको हमें केल्विन में चेंज करना पड़ता, क्योंकि SI यूनिट टेम्परेचर का केल्विन होता है। लेकिन यहाँ पर हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कंसेप्ट बताया था। तो यहाँ पर सिंपल वैसे ही रख देंगे 4200 × 80, और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1680 किलो जूल। ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकता है। ये मैंने आपको हीट के बारे में बताया।
हीट के बारे में मैंने आपको बताया। हीट पहला आपको बताया था कि हीट दो टाइप से प्रोड्यूस किया जाता है, पहला बाय चेंज इन टेम्परेचर और दूसरा बाय चेंज ऑफ स्टेट। अब मैं आपको पहला तो क्लियर कर दिया, अब मैं आपको दूसरे की बात करता हूँ, बाय चेंज ऑफ स्टेट। हीट को कैसे हम बाय चेंज ऑफ स्टेट प्रोड्यूस करते हैं, तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ बाय चेंज ऑफ स्टेट। हीट प्रोड्यूस बाय चेंज ऑफ स्टेट, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्टेट चेंज करते हैं तो क्या होता है। तो एक चीज़ नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लिया सबसे पहले शुरुआत में ही कि जब हम स्टेट चेंज करते हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है एट द टाइम ऑफ चेंज ऑफ स्टेट। टाइम ऑफ चेंज ऑफ स्टेट टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। याद रखिएगा जब हम स्टेट चेंज करते हैं तो टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब क्या है, मान लो एक बर्तन में आपने आइस लिया और आइस जब वो मेल्ट होता है आइस, और आइस जब तक पूरा आइस मेल्ट ना हो जाए तब तक उस बर्तन में जो वाटर मेल्ट होके हुआ है तो वाटर का टेम्परेचर तब तक 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा जब तक कि पूरा आइस मेल्ट ना हो जाए। यही है एट द टाइम ऑफ चेंज ऑफ स्टेट टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। ये आपको नोट्स याद रखना है। अब आप कहोगे सर स्टेट चेंज में क्या कैसे स्टेट चेंज होता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो ये सॉलिड है, ये है सॉलिड और यहाँ पर लिक्विड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। आपको दिख रहा होगा ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। मान लो सॉलिड से लिक्विड अगर मान लो चेंज करना है तो इसको हम फ्यूज़न कहते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूज़न। इसका नाम है फ्यूज़न, याद रखिएगा। ध्यान से देखिए, सॉलिड से लिक्विड में जब चेंज होता है तो इसे हम फ्यूज़न कहते हैं, और लिक्विड से गैस में चेंज होता है उसे हम वेपराइजेशन कहते हैं। आपको दिख रहा होगा जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है तो फ्यूज़न कहलाता है, और अगर लिक्विड से गैस में चेंज होता है तो वेपराइजेशन कहलाता है। और गैस से अगर लिक्विड में होता है, मान लो गैस से लिक्विड में होता है तो उसे हम, मान लो गैस से लिक्विड में होता है उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। गैस से लिक्विड में होता है तो कंडेंसेशन कहते हैं, और अगर लिक्विड से सॉलिड में होता है तो उसे हम फ्रीजिंग कहते हैं, उसे हम फ्रीजिंग बोलते हैं। इस तरीके से आपने देखा कि अलग अलग स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने पर, मान लो सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, या गैस से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में जाने पर क्या होता है, ये बात मैंने आपको बताया। अब एक और चीज़ होता है, अगर डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चला जाए या गैस से सॉलिड में चला जाए तो याद रखिएगा सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाएगा तो उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। डायरेक्ट सॉलिड से गैस में जाने को सब्लिमेशन कहते हैं, और गैस को सॉलिड में जाने पर डीसब्लिमेशन या डिपोजिशन कहते हैं। ये आपने देखा कि अलग अलग स्टेट चेंज का अलग अलग नाम है, जो कि मैंने आपको लिख दिया है, जो कि आपको साफ साफ स्क्रीन पर दिख रहा है कि कैसे हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करने पर क्या होता है, उसकी बात मैंने आपसे किया। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कुछ टेम्परेचर होते हैं, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के लिए एक फिक्स टेम्परेचर है और लिक्विड से गैस में चेंज करने का एक फिक्स टेम्परेचर है। उसे क्या बोलते हैं? उसे अब एक बात याद रखिए, सॉलिड से लिक्विड में जब चेंज होता है तो उसे हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, और लिक्विड से गैस में चेंज होता है उसे हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया मेल्टिंग पॉइंट, सबसे पहले लिखा मैंने मेल्टिंग पॉइंट, लिख दिया मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे पहले इसकी बात हम कर लेते हैं। द टेम्परेचर एट विच
solid melt into liquid is melting point। वो टेम्परेचर जिस पर सॉलिड लिक्विड में मेल्ट होता उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। फॉर वाटर, फॉर आइस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान रखिएगा, आइस के लिए मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है मेल्टिंग पॉइंट पर। तो याद रखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट का प्रेशर का इफेक्ट लिख दिया मैंने, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पर थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन आता है। याद रखिएगा कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट, याद रखिएगा वो लिक्विड जिस पर एनॉमलस, जिसमें एनॉमलस बिहेवियर होता है, वहाँ प्रेशर बढ़ाने पर फॉर एनॉमलस बिहेवियर लिक्विड, याद रखिएगा एनॉमलस बिहेवियर लिक्विड के लिए अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो डिक्रीज करता है। और फॉर अदर लिक्विड प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो इंक्रीज करता है। ये याद रखना आपको, ये थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन आता है। वो क्रिटिकल कंडीशन है वो लिक्विड जिसमें अनॉमलस बिहेवियर होता है, जैसे वाटर के लिए अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। अब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड गैस में चेंज होता है, वो टेम्परेचर, याद रखिएगा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड गैस में चेंज होता है वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल वाटर के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब आप कहोगे सर प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है इस पर, तो याद रखिए कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर, अगर हम प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी हमारा इंक्रीज करता है, यहाँ पर कोई अनॉमलस बिहेवियर की बात नहीं है। यहाँ पर सिंपल आपको कंसेप्ट है कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू बढ़ेगी। इस तरीके से आपने देखा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, चेंज ऑफ स्टेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से, जिसका हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जैसे ये क्वेश्चन आपने देखा, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि इट इज़ डिफिकल्ट टू कुक राइस इन एन ओपन वेसल्स बाय बॉइलिंग इट अ हाई एल्टीट्यूड बिकॉज ऑफ। अब एक बात समझिए कि एक कंसेप्ट होता है फ्लूइड प्रेशर में कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, ऊंचाई पर जाने पर प्रेशर की वैल्यू जो होता है वो डिक्रीज करने लगता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि प्रेशर इंक्रीज करने से बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू इंक्रीज करती है, तो जाहिर सी बात है प्रेशर डिक्रीज करने पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा। याद रखिएगा प्रेशर डिक्रीज, क्योंकि ऊपर जाने पर, हाई एल्टीट्यूड पर जाने पर प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज करता है और प्रेशर डिक्रीज करने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू डिक्रीज करती है। मान लो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज किया कि बॉइलिंग पॉइंट पहले था 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और जब हम किसी वाटर को जब हम बॉयल करते थे, वाटर को बॉयल करने पर वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर बॉयल होता था, बॉयल होकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो बॉयल होकर वेपर में बदलता था। लेकिन अगर जैसे ही हमने बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर दिया, मतलब प्रेशर कम कर दिया, तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ, और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होने की वजह से वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही वेपर में बदलना शुरू हो गया। मैंने सपोज किया 70 डिग्री सेंटीग्रेड उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया, तो जाहिर सी बात है जब 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये बॉयल होगा तो खाना अच्छे से नहीं पक पाएगा, जो
जो फूड है वो अच्छे से नहीं कुक हो पाएगा। तो याद रखिए जब खाना अच्छे से नहीं बन पाएगा इसीलिए ऊंचाई पर जाने पर खाना बनाना मुश्किल होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिए कि ऊपर जाने पर प्रेशर की वैल्यू कम होता है और प्रेशर कम होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए आपको मैंने कंसेप्ट बताया, आपको इसे कैसे खाना आसानी से नहीं बनता वो बताया मैंने, तो ये इस क्वेश्चन से आपने डिस्कस कर लिया। अब इस पर अगला क्वेश्चन आता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन में। ये आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन, इन अ प्रेशर कुकर कुकिंग इज फास्ट वाई। वैसा ही कंसेप्ट जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको डिस्कस किया था कि ऊपर जाने पर, हाई एल्टीट्यूड पर जाने पर प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज करता है और प्रेशर डिक्रीज करने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है, इसलिए खाना मुश्किल से बनता है। जबकि यहाँ पर उसका उल्टा, ठीक उल्टा कंसेप्ट है कि जैसे प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर अगर है, मान लो प्रेशर कुकर में प्रेशर की वैल्यू क्या होता है, इसमें बढ़ जाता है, जिससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने के बाद खाना मतलब आसानी से बनता है। तो ये आपको कंसेप्ट का आंसर हो गया, प्रेशर बढ़ा और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा तो कर सकते हो। ये अब तक मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में समझा दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे किस किस बात पर डिपेंड करता है हीट इन चेंज इन फेज चेंज। अब याद रखिए कि आपको मैंने बताया कि जब फेज चेंज होता है तो टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। मतलब अगर आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, मान लो ये आइस है, वो आइस यहाँ पर रखा हुआ है, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये अगर पूरा आइस जब तक मेल्ट नहीं होगा तब तक इसका टेम्परेचर जो होगा वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा, क्योंकि फेज चेंज के समय टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो जाहिर सी बात है जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा टी बराबर 0, तब आप कहोगे जब डेल्टा टी 0 है तब तो Q बराबर एम सी डेल्टा टी, और डेल्टा टी 0 है तो इसकी वैल्यू 0 होना चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू हीट कुछ होना ही नहीं चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें हीट टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। इन चेंज ऑफ स्टेट heat only depend on मास ऑफ द बॉडी। याद रखिएगा केवल और केवल मास पर डिपेंड करता है। और कैसे मास पर डिपेंड करता है, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। अब प्रोपोर्शनलिटी हटा तो एक कांस्टेंट आया Q इक्वल टू ML, और यही फार्मूला जो होता है स्टेट चेंज के लिए होता है, ये L जो होता है वो कहलाता है, याद रखिए, लेटेंट हीट। अब मैं आपको बताता हूँ लेटेंट हीट की यूनिट आप निकाल सकते हो। इसकी यूनिट जो होगी, यूनिट लेटेंट हीट की, वो यहाँ से जूल पर किलोग्राम लिख दिया मैंने, जूल पर किलोग्राम या कैलोरी पर ग्राम, इस तरीके से। तो आप कहोगे कि 1 कैलोरी पर ग्राम बराबर होता है 4200 जूल पर किलोग्राम, ये मैंने आपको बताया। अब इसकी आप डायमेंशन निकाल सकते हो। इसका डायमेंशन आपसे पूछता है तो याद रखिए डायमेंशन ऑफ L बराबर डायमेंशन ऑफ Q अपॉन डायमेंशन ऑफ M। याद रखिए हीट का डायमेंशन mL/T पे -2 होता है, तो M से M कट जाएगा, बचेगा क्या, L/T पे -2। इस तरीके से आपने देखा L लेटेंट हीट का डायमेंशन कैसे निकालते हैं। यहाँ पर आपको मैंने कुछ कंसेप्ट बताए जो कि लेटेंट हीट से रिलेटेड है। अब याद रखिएगा लेटेंट हीट फॉर फ्यूजन ऑफ वाटर और वेपोराइजेशन ऑफ वाटर का फार्मूला होता है। तो हमने लिखा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर, ये होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। और लेटेंट हीट फॉर
वेपराइजेशन ऑफ वाटर ये होता है 540 कैलोरी पर ग्राम। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ, इस तरीके से आपने देखा आज मैंने हीट के बारे में डिस्कशन किया। अब मैं अगली क्लास में आपको कैलोरीमेट्री और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का कंसेप्ट बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।